Hello, friends. I hope all are doing extremely well. लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो हम क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेके ही चल रहे थे, उसमें हमने डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स कवर किए थे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल मैंने आपको वैसे ही मैं पहले समझा चुकी हूँ, बट हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको हिंट दे दी थी। आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम मैं आप सबके साथ डिवोट करना चाहूँगी। किस चीज़ को लेके? एक नॉर्मल टॉपिक पे डिस्कशन करना है मुझे आप सबसे। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऑडिट का चैप्टर हो गया या लॉ का चैप्टर हो गया, ये एक दूसरी बात है। लेकिन प्राइमरी बात ये है कि कोई भी आप सब्जेक्ट उठाएं, कोई भी आप सब्जेक्ट में एक्सेल करने की कोशिश करें, तो बात वो आती है जब आप पर्सनली आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करते हो। कई बार ऐसा होता है आप दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हो इसी चक्कर में। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा इक्वली टाइम डिवोट करिए। हाँ, ये चीज़ मैं खुद ही एक्सेप्ट करती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है और आपके फेवरेट्स में आते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें हम और रिसर्च करें और रिसर्च करें। बट एग्ज़ाम का टाइम ऐसा होता है ना बच्चों, कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को एक्सेस टाइम नहीं दे सकते हो, आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये आता है कई बार मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं कमेंट्स अपने रेगुलरली पढ़ते रहती हूँ, आप सबके जो भी कमेंट्स आते हैं, व्यूअर्स के जो भी कमेंट्स आते हैं या कन्फ्यूजन्स होते हैं किसी भी चैप्टर में, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अटेम्प्ट्स देते हैं, सीए फाउंडेशन में देते हैं, इंटरमीडिएट में देते हैं, फाइनल में देते हैं। लेकिन अटेम्प्ट्स देने के बाद, जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, क्लियर नहीं हुआ, सेकंड हुआ, क्लियर नहीं हुआ, थर्ड हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप होप लूज़ करने लगते हैं कि अब तो अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू। ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। जब आप पढ़ते हैं आपका मन भी लगता है, आप पूरा हार्ड वर्क भी लगा देते हैं, डेडिकेटेड भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब रिज़ल्ट आता है तो आपका क्लियर नहीं होता है, किसी ना किसी रीज़न से क्वालिफाई नहीं हो पाता है, या तो एग्रीगेट में आप रह जाते हैं या किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रह जाते हैं। और पढ़ते टाइम भी कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि आपको लगता है कि हमें सीए ड्रॉप कर देना चाहिए या हमें आगे और प्रोसीड नहीं करना चाहिए, हमें बैकआउट कर जाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को आपने जान लिया है, वीकनेसेस को पहचान लिया है, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क कर रहे हैं, और आपकी विल पावर है अंदर में कि हाँ, आई डेफिनेटली डू दिस, आई डेफिनेटली क्रैक दिस, तो आप अपने आप, आपका अपने आप हार्डवर्क चलेगा, आपके मन से, आपके माइंड से खुद ही आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कि हमें करना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें ज़ोरदार मेहनत करनी है। और आप डट के लगे रहोगे, आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाओगे कंसंट्रेशन के साथ। क्योंकि कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप अपना कंसंट्रेशन लूज़ कर जाते हो, फिर आपको लगता है कि ये सब बेकार है। आई कैन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ thoughts are very common in whether you talk of CA students or any other field students, even when they are non-CA, if they are preparing for IIT or engineering or medical, any other stream if they are preparing for, and if they are facing any kind of problem in that, or they are not able to clear it, they are not able to qualify it, so they start losing hope, they start losing confidence, they start losing their morale. इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपना फोकस इधर उधर भटकाइए मत, पढ़ाई पे फोकस रहने दीजिए। ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स लगे ना, क्लियर नहीं हुआ, पास्ट को भूल जाइए,
5 अटेम्प्ट्स हुए, नहीं क्लियर हुआ, छठा अटेम्प्ट है, ट्राई करते रहिए। आप ये मत सोच के बैठ जाइए कि मेरे तो 5 अटेम्प्ट्स हो गए हैं और अगर 6th अटेम्प्ट 7th अटेम्प्ट में भी मेरा क्लियर होता है तो मुझे बहुत एम्बैरस फील होगा कि मैंने 5 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं किया, मुझे एम्प्लॉयर नौकरी पे नहीं रखेगा या मुझे बिग 4 में नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब एक बहुत बड़ा मिथ है। इन सब चीज़ों को आप एक किनारे करके पढ़ाई पे सारा दिमाग लगाइए, क्योंकि होगा क्या अगर आप पूरी तरह से यही सोच के बैठ जाएंगे कि आई नॉट बी एबल टू क्लियर इट और छोड़ो, भाड़ में जाने दो, मुझसे नहीं हो रहा है और मुझे नहीं पढ़ना है अब आगे, तो मार्क माई वर्ड फ्रेंड्स, किसी भी स्ट्रीम में आप जाइए आपको स्ट्रगल मिलेगा। अगर आप ये सोच के छोड़ेंगे कि सीए में स्ट्रगल बहुत है, सीए में हार्ड वर्क बहुत है, तो ये आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सीए के अलावा किसी भी स्ट्रीम में आप जाएं और उस स्ट्रीम को क्वालिफाई भी कर लें, आप कोई क्वालिफाइड डिग्री भी ले लें, भले ही आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई पीएचडी भी क्यों ना कर लें, उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब सिक्योर करने के लिए, अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए, अच्छी पोस्ट पे आने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ होता है बच्चों का कि वो ये सोचते हैं कि स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। अरे बेटा, स्ट्रगल तो लाइफ के हर फेज़ में आपको मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे, हर लेवल पे स्ट्रगल है। आप पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे, इंडस्ट्री वर्ल्ड में कदम रखेंगे या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, उसमें अलग स्ट्रगल है। फिर आप अगर मान लीजिए आप अपना आपको रिसर्च वर्क में जाना है, उसमें अलग स्ट्रगल है, क्योंकि आपको हट के ऐसी रिसर्च करनी होगी जो ऐसी हो, एकदम यूनिक हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी हो और जो लोगों को पसंद भी आए, प्रोफेसर्स को पसंद भी आए। तो बहुत सारी बातें होती हैं। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप अगर एक ही फील्ड में आप हैं, सीए कर रहे हैं, तो सीए में स्ट्रगल बहुत है और हमसे हो नहीं रहा। यू कैन से दिस, यू कैन डिनाई दिस, और यू कैन नॉट से दिस वे। यू डोंट हैव टू बी पेसिमिस्टिक, यू विल हैव टू बी फोकस टूवर्ड्स योर गोल। बस मैं यही कहूँगी कि आपको फोकस अपना रखना पड़ेगा। आपका माइंड इधर उधर भागेगा, माइंड को कंट्रोल करिए, माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। अब आप पूछेंगे कैसे कंट्रोल करें? जैसे ही आपका माइंड इधर उधर होए, आप वॉक कर लीजिए, आप पानी पी लीजिए। आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दूसरा प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, बट अपना माइंड को मिसलीड मत होने दीजिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए उतनी देर, फ्रेंड से बात कर लीजिए। हाँ, बट गलत काम में आपको नहीं घुसना है, फालतू की इंटरनेट पे सर्फिंग नहीं करनी है। हाँ, कुछ आपको प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है तो आप वो देखिए यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे। लेकिन आपको सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि पढ़ते टाइम आपको थॉट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर थॉट्स आ गए तो समझ लीजिए आपका अटेम्प्ट डिले होना शुरू हो गया है। उसी मोमेंट से आपके अंदर थॉट आ गया कि भैया इतने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, अब पता नहीं ये वाला होगा कि नहीं। जैसे ही ये वाला थॉट आपके माइंड में आया, समझ लीजिए आपका सीए क्रैक होना ही नहीं है उस अटेम्प्ट में। आपको ये सोचना है कि हाँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, रेस्ट आई एम लीविंग ऑन गॉड। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई 100%, एंड आई विल नॉट थिंक अबाउट वेदर आई विल क्लियर दिस, वेदर आई विल क्वालिफाई दिस और नॉट। ठीक है, ये थॉट आपको मन में रखना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था, तो मैंने सोचा कि ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं ये टॉपिक पे आप आगे पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपके माइंड को स्टेबल करेगी। क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप लोग प्लीज़ पढ़ते टाइम फोकस लूज़ मत करिए, फोकस्ड रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। कॉन्सेंट्रेटेड रहने के लिए आपको अपना माइंड नहीं भटकाना है, थॉट्स नहीं आने देने हैं। पूरे टाइम पढ़ाई में लगे रहिए, और अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है तो सबसे बढ़िया है जितने भी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो सर्व करिए, मार्केट की पोजीशन देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई ऐसी चीज़ करिए जिससे आपका मन करे, मन लगे। आप अपनी हॉबी को एम्ब्रेस कर सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आइडल बैठे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप आइडल बैठे बैठे सोच रहे हैं। सोचना, सोचने को टाइम देना ही नहीं है बिल्कुल। किसी ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ में मन लगाना है जिससे आपको बेनिफिट हो आगे चल के। ठीक है, तो बहुत हुआ डिस्कशन, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल की बात हुई थी। ये भी बात हुई थी कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल की टाइमिंग की भी बात हुई थी। देखिए, अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग भी डिपेंड करेगी एंटिटी के साइज़ के ऊपर, एंटिटी के क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं। उस हिसाब से ऑडिटर देखेगा कि भैया क्या टाइम होना चाहिए, कंट्रोल्स का क्या टाइम होना चाहिए। ठीक है, जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट फर्निश कर पाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, व्हेन टेस्टिंग कंट्रोल्स ओवर एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट पीरियड एंड. If, on the other hand, auditor intends to rely on a control over a period, tests that are capable of providing evidence that the control operated effectively during that period are appropriate. इसका मतलब अगर ऑडिटर एक चीज़ पे ही डिपेंड कर जाए, अपने आप को रिलाई करे, एक पीरियड पे, एक कंट्रोल पे रिलाई कर जाए कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जिन टेस्ट से ऑडिट एविडेंस मिलना है, ठीक है, जो कंट्रोल्स इफ़ेक्टिवली रन कर गए उन टाइम्स पे, तो वो ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट होगा। तो वो टाइमिंग जो है ऑडिटर अपने हिसाब से देखता है कि कौन सी टाइमिंग बेस्ट सूटेबल रहेगी। अब हम प्रीवियस ऑडिट्स में ऑडिट एविडेंस कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए होता क्या है, ऑडिटर देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल की इफ़ेक्टिवनेस क्या है, एंटिटी किस तरह से कंट्रोल्स को यूज़ कर रही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, फिर रिस्क जो भी अराइज हो रहा है कंट्रोल से वो मैनुअल है कि ऑटोमेटेड है, आईटी कंट्रोल्स क्या हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, फिर अगर कोई कंट्रोल में कोई लूप होल है, कोई वीकनेस है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट एरर है तो उसका रिस्क है, उस पर हम, उससे रिलेटेड जो कंट्रोल है उस पर हम कितना रिलाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ऑडिट से भी ऑडिटर को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि कैसे कैसे हम प्रीवियस ऑडिट के हिसाब से अपने करंट ऑडिट में चेंजेस ला सकते हैं, कंट्रोल्स को इफ़ेक्टिवली बेसिकली प्रोसीजर्स कैरी आउट करके कंट्रोल्स को समझ सकते हैं कि कितना रिस्क उससे जुड़ा हुआ है और हमें क्या क्या प्रोसीजर्स कैरी आउट करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी गई है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की, कि हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे। तो ऑडिटर बेसिकली ये देखेगा कि जो भी मिस स्टेटमेंट्स हमने निकाली हैं, डिटेक्ट हुई हैं प्रोसीजर्स कैरी आउट करने के बाद, वो जो भी मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट हुई हैं, क्या वो इंडिकेट कर रही हैं कि कंट्रोल्स ऑपरेटिवली ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। मतलब अगर मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट हुई हैं तो वो ये इंडिकेट करने चाहिए कि कंट्रोल सही से रन नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर मिसस्टेटमेंट्स नहीं हैं तो उससे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार कोई मिसस्टेटमेंट, कोई बड़ी एरर पता चल गई तो उससे हम ये पता लगा पाएंगे ना कि कंट्रोल सही से नहीं काम कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के वीक हैं। तो उससे बेसिकली क्या करता है ऑडिटर, इंक्वायरीज करता है। जब डेविएशंस निकल के आते हैं तो इंक्वायरीज करता है और क्या डिटर्मिन करता है कि जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म हुए हैं वो सही हुए हैं, उन पे हम रिलाई कर सकते हैं। एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर ज़रूरी हैं तो कैरी आउट होंगे, और अगर कोई रिस्क जुड़ा हुआ है मिस स्टेटमेंट से, पोटेंशियल रिस्क है, तो उससे ध्यान में रखना ज़रूरी है। पोटेंशियल रिस्क यानी कि हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है ऑडिट कैरी आउट करते टाइम, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है वो रिस्क। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो डिफाइन ऐसे होते हैं, डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम पता लगा पाएँ असर्शन लेवल पे। असर्शन लेवल बेसिकली वो होता है जो मैनेजमेंट एक तरह से असर्शन देना है, अपना स्टेटमेंट देता है, वो हो गया असर्शन लेवल, असर्टिव होना। मैनेजमेंट असर्टिव होता है, अपना स्टेटमेंट देता है कि भैया ऑडिटर साहब, हमने ये प्रोसीजर्स कैरी आउट करें, हमने
ये अकाउंटिंग फॉलो की है, ये मेथड फॉलो किए हैं, ये इंटरनल कंट्रोल है हमारा। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर से हम क्या देख पाएंगे कि जो उसने असर्शन दिया है वो सही है कि नहीं, उस हिसाब से उसने जो गलतियां लिखी हुई हैं कि खुद से जो उसने लूप होल्स दिखाए हैं। जैसे बैंकों में क्या होता है, कुछ कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो खुद से अपना एनपीए डिक्लेयर करते हैं। बैंक ऑडिट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है कि अब हम चेक करेंगे कि जो भी एनपीए बैंक ने डिक्लेयर किया है उसमें खुद बैंक ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट दी है, तो वो किस हद तक उसमें रिस्क जुड़ा है, क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। वो हो गया सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल, एक होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गए। टेस्ट ऑफ डिटेल में एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सॉरी टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज डिफरेंट। एक है वाउचिंग और एक है बैलेंस वेरिफिकेशन। ठीक है, एक हो गई वाउचिंग और एक हो गई बैलेंस वेरिफिकेशन। समझ आ रहा है आप लोग सबको? अब देखिए यहाँ पे ऑडिटर डिज़ाइन करेगा प्रोसीजर्स हर एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, उससे देखेगा कि रिस्क भैया जो जुड़ा हुआ है वो जजमेंटल है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाएगा अपना, कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस तो नहीं है इंटरनल कंट्रोल पे। फिर ये भी देखेगा इनहेरेंट लिमिटेशंस कोई अंदर तक जुड़ी हुई कोई रिस्क तो नहीं है जो मैनेजमेंट ओवरलुक कर जा रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैरी आउट करने से रिस्क बहुत लो लेवल पे हो जाएगा, एकदम ख़त्म नहीं होगा बट लो लेवल पे हो जाएगा। और ये भी देखेंगे ऑडिटर की टेस्ट ऑफ डिटेल ही अप्रोप्रिएट हैं कि और भी प्रोसीजर्स कैरी आउट करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट किसका बनेंगी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का। टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑफ और टेस्ट ऑफ डिटेल से ही रिस्पॉन्सेज ज़्यादा निकल के आएंगे रिस्क के। ठीक। और रही बात सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की, तो ये ज़्यादातर जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है। बड़ी भी एंटिटीज़ हों, उनमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हों तो उसमें ये बेसिकली एप्लीकेबल होती हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के, जिसमें हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं और चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ रिस्क एंड असर्शन का। ठीक है, फिर है असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसके बाद है टेस्टिंग का एक्सटेंट। तो देखिए रिस्क और जो भी असर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। टेस्ट ऑफ डिटेल जो है वो असर्शन से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल जो है वो कंप्लीट असर्शन से जुड़ा हुआ रहता है। तो फोर्थ पॉइंट में बात इसकी करी गई है कि जो भी रिस्क का नेचर है और जो भी असर्शन मैनेजमेंट दे रहा है वो किसके लिए ज़रूरी है, टेस्ट ऑफ डिटेल को डिज़ाइन करने के लिए। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है उसको जो हम असेस कर रहे हैं वो क्या अकाउंट कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का जितना स्कोप होगा वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कब, जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट्स अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे, इनएडिक्वेट होंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से जब हमको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम टेस्ट ऑफ डिटेल को बेसिकली एक तरह से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को के स्कोप को बढ़ा देंगे। फिर जो भी टेस्टिंग का एक्सटेंट होगा जो भी उसका बेसिकली विथ होगी, स्कोप होगा, उसे हम सोच सकते हैं सैम्पल साइज़ के हिसाब से भी। जहाँ जहाँ सैम्पलिंग ज़रूरी होती है, जहाँ जहाँ सैम्पलिंग ही हम सैम्पलिंग करके ही ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करके ही एविडेंस निकाल सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिटेल डिज़ाइन करते टाइम जो भी एक्सटेंट होगा टेस्टिंग का वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, सैम्पल साइज़ के हिसाब से। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड येस, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है सी ए ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से, वहाँ पे ज़रूर आप जाके फॉलो ज़रूर करिए और डीएम भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो।
बाकी इसके आगे का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो थी, और बाकी सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए भी ये वीडियो थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, एंड स्टे काम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए इधर उधर की बातों में, बस फोकस्ड रहिए। ठीक, थैंक यू।